नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है आदरणीय प्रभु नारायण मिश्रा। नमस्कार। जिनको हमारा इंदौर और काफ़ी सारा मैनेजमेंट सोसाइटी उनको डॉक्टर पीएन मिश्रा के नाम से जानता है। दोस्तों, बात है 2018 की। 2018 में एक दिन अचानक सर का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब अभी कहाँ बैठे हो आप, आपको तुरंत मुझे मिलना है। और मैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में बैठा था, लगभग 12:30-1 बजे की बात होती है। सर बोले कि मुझे आधा घंटे के अंदर आपसे मिलना है। मैंने बोला तुरंत आ जाइए, मैं यहाँ बैठा हूँ। सर एक सोनोग्राफी रिपोर्ट और एक सीबीसी की रिपोर्ट लेकर के आते हैं। बोले कि मुझे पेट में कुछ परेशानी हो रही थी, उसके लिए मैंने सीबीसी रिपोर्ट कराया और ये सोनोग्राफी कराया। डॉक्टर हैं, हम दोनों के मित्र ही है, डॉक्टर मोतियानी, उनके कहने पे वो जांच हुई थी। बहुत ही प्रारंभिक सी जांच थी। मैंने दोनों जांच देखा, मुझे लगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है। तो मैंने सर को बोला कि आप घर मत जाइए, पहले आप एक CECT कराइए पेट का, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो रही। उसमें कंफर्मेशन का जो प्रॉब्लम था कि हीमोग्लोबिन कम आ रहा था और सोनोग्राफी में वो लिख रहे थे कि कुछ गठान जैसा दिख रहा है। एक बार हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, ये बहुत स्वस्थ आदमी थे, अचानक से हीमोग्लोबिन कैसे कम हो गया और सोनोग्राफी में गठान दिख रही, तो हमको उसको फाइंड आउट करना है हायर स्टडी जा करके। तो हमने तुरंत ही CECT के लिए एडवाइस किया। CECT की रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने हमसे बात करा और रिपोर्ट बनाया कि सर थोड़ा गड़बड़ है, रेक्टम में कुछ कैंसर जैसा दिख रहा है। हम कहा कोई बात नहीं, वो पढ़े लिखे हैं, उनको आप समझाइए। सर का बेटा भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी में, और सर तो डायरेक्टर थे काफ़ी सारे संस्थानों के यूनिवर्सिटी में। उनसे भी डिस्कशन हुआ। उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसको रिमूव करा दिया जाए और उसको ऑपरेशन के लिए गुजरात के ही एक बहुत बड़े अस्पताल में एडमिट कराने के लिए हम सभी लोग मिल करके डिसाइड किए। ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन जब हुआ तो मैं खुद भी गुजरात में जा कर के मिला उस अस्पताल में, और सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ। उसके बाद हमने कई मरीजों को सर के कारण ही उसी अस्पताल में भेजा जो कैंसर के स्टेज लेकर के मेरे पास आते थे। दोस्तों, क्या होता है कि सही समय पे डायग्नोसिस और सही समय पे बीमारी का प्रॉपर मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हम लोग डिले करते तो बीमारी बढ़ जाती। हमारा ये था कि बीमारी को बढ़ने से रोकना है, तुरंत उसके लिए जो उपाय डॉक्टर बोलेंगे वो करेंगे। डॉक्टर ने बोला इसके बाद कीमोथेरेपी कराना है, मैं बोला करा लीजिए। बहुत सारी परेशानियां हुई, कॉम्प्लिकेशंस हुए कीमोथेरेपी के। छाले हो जाते थे, खाना नहीं खा पाते थे, मुंह में जलन होता था। फिर भी सहते हुए होम्योपैथी के साथ में हमने कीमोथेरेपी कंटिन्यू रखा। उसके बाद डॉक्टर्स ने बोला रेडियोथेरेपी कराना पड़ेगा, रेडियोथेरेपी भी करवा दिया। उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर से कॉन्स्टिपेशन होने लग गया। सर ने बोला कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हमने दवाई दिया। फिर डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने फिर से जांच किया और उन्होंने बताया कि कुछ रेक्टल पॉलिप जैसा डेवलप हो रहा है। 1-2 बार डेवलप हुआ। लेकिन दोस्तों, 2018-2019 में बीमारी लगभग खत्म हो गई। 2018 से स्टार्ट होकर के 2019-20 तक कंप्लीटली रिजॉल्व हो गया। और आज हम बात कर रहे हैं 2025 में। 2025 में जो हमने उस समय इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाया, सर से जब डिस्कशन हुआ तो होम्योपैथी लेने की जब बात आई तो सर ने बोला कि आपको मैं मेरे कैंसर जो डॉक्टर है, कैंसर का जो ट्रीटमेंट कर रहा है, उससे बात करना पड़ेगा। सर ही बताएंगे कि वो उनसे क्या बात हुई थी। तो हम कहा ठीक है ना, हम किसी भी डॉक्टर से बात कर लेंगे। तो मैंने उस डॉक्टर से बात किया। उसके बाद हम लोग, राजेश पाटीदार जी डॉक्टर पाटीदार थे, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए होम्योपैथी के लिए। तो मैंने उनको समझाया। बोला ठीक है ना, उन डॉक्टर को होम्योपैथी के बारे में नहीं पता होता है तो हम उनको समझा सकते हैं, बता सकते हैं। फिर दोनों की सहमति बनी और होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू हुआ। और आज 7 साल बाद भी किसी भी प्रकार का कोई रीअकरेंस नहीं है, कोई रिलैप्स नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, और आप देख रहे हैं पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस कैंसर की जीत में हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच जो जो अपनाना चाहिए, वो सर ने क्या अपनाया जो एक गाइडलाइन बन सकती है दूसरे तमाम कैंसर के मरीजों के लिए, वो हम सर से जानना चाहेंगे। क्योंकि सर एजुकेशन के फील्ड में बहुत माहिर है, सर को गीता का बहुत अच्छा ज्ञान है, सर कृष्ण जी के मैनेजमेंट से स्टूडेंट को मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो ये सारा ज्ञान इंटीग्रेटेड अप्रोच है। कई बार लोगों को लगता है कि जो धर्म की बात है वो साइंटिफिक नहीं है, या साइंस अलग है और धर्म अलग है। ऐसा नहीं है।
जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम बीमारी से जीत की बात करते हैं, तो हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना ही पड़ता है। हमारे मंत्रास है, अभी सर मंत्र पे बात करेंगे। मंत्रों का भारत सहित विश्व के अनेक कंट्रीज में मंत्रों का लोग जाप कराते हैं। मंत्रों से कई चीज़ों पे विजय पाते हैं। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें मंत्र दिया हुआ है कि कैसे रोग पे विजय पाना है। नवरात्रि चल रही है, हम लोग नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती में देखते हैं कि रोग नाश के लिए मंत्र दिया है। और महाकाल जी जो हमारा महामृत्युंजय मंत्र है, उससे तो हर कोई परिचित है। तो ऐसा सारा कुछ करके भी यदि हम स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ तो सर्वोपरि है ना। स्वास्थ्य के लिए आपको सब कुछ करना चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना चाहिए। किसी भी चिकित्सा पद्धति की आपस में कोई लड़ाई नहीं है। उद्देश्य सबका एक है, मानव कल्याण, मरीज के हित की बात करना, मरीज को बीमारी से छुटकारा दिलाना। ये सभी चिकित्सकों का कर्तव्य है, सभी उसमें पूरा प्रयास करते हैं। हर चिकित्सा प्रणाली के पास जब आप जाएंगे तो उसके चिकित्सक का एकमात्र उद्देश्य रहता है, आपका दुख दर्द कैसे कम कर सके, उसके लिए वो अपना सर्वस्व करता है। सब व्यक्ति अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके की बीमारी होती है, हर व्यक्ति को दवाइयाँ भी अलग अलग तरीके से असर करती हैं। कई बार उसी चिकित्सा पद्धति से एक को आराम आ जाता है, उसी चिकित्सा पद्धति से दूसरे को आराम नहीं आता है। कई बार एक आदमी ऑपरेशन कराता है, उसको 6 महीने बाद ही रिकरेंस आ जाता है, कई बार 6 साल बाद आ जाता है, कई बार नहीं आता है। तो ये व्यक्ति विशेष की भी बात है, जिसको होम्योपैथी में बहुत अच्छे से लिया है, इंडिविजुअलाइजेशन, कि हर इंडिविजुअल का एक अलग बीमारी होती है, हर इंडिविजुअल का एक अलग तासीर होती है, और हर इंडिविजुअल को एक अलग तरीके से दवाइयाँ असर करती हैं। तो ये मेरा होम्योपैथी का दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के साथ जो इंटीग्रेटेड अप्रोच था उसकी बात किया, जिसमें मेडिटेशन एंड मंत्रास की भी बात किया। और बेहतर तरीके से हम जानते हैं डॉक्टर पीएन मिश्रा जैसे, जिन्होंने खुद बीमारी पर विजय हासिल किया है। न केवल विजय हासिल किया है, हम लोगों ने मिलकर के कई दूसरे कैंसर मरीजों को भी मोटिवेट किया है, काउंसलिंग किया है। और सर चाहते हैं कि मंत्राज और हीलिंग में मंत्रा के रोल पे बात किया जाए। तो मैं चाहता हूं कि इससे बेहतर एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर पीएन मिश्रा जी से कि आप प्लीज बात करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएन मिश्र हूँ। मेरे विषय में डॉक्टर ए.के. द्विवेदी जी ने जो बातें कही हैं उन सब की मैं पुष्टि करता हूँ। एक मरीज के रूप में किसी भी व्यक्ति की दिलचस्पी इस बात में नहीं होती है कि वो आयुर्वेद ले रहा है, होम्योपैथी ले रहा है, एलोपैथी ले रहा है या कोई और चिकित्सा पद्धति का प्रयोग वो कर रहा है। उसकी दिलचस्पी होती है ठीक होने में। अब अगर कई पैथीज मिल करके उसको ठीक होने में शीघ्र सहायता करती हैं, तो इन सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ अपने अहंकार का परित्याग करके मानवता के हित में सोचना चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, जब मैं अहमदाबाद से ऑपरेशन करा के आया, अस्पताल भी अच्छा था, डॉक्टर भी वहाँ के अच्छे थे। अब कीमोथेरेपी लेनी थी, तो ये हुआ कि मैं बार बार अहमदाबाद जाऊं। तो अहमदाबाद के डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, उन्होंने दवाई रिकमेंड कर दी। बोले आप तो कीमोथेरेपी कहीं भी भारतवर्ष में ले लें। तो यहाँ के जो डॉक्टर साहब जो हमारे हैं, डॉक्टर राजेश पाटीदार जी, शायद वो इस इंटरव्यू को सुने, और उन्होंने हमको कीमोथेरेपी देना शुरू किया। अब कीमोथेरेपी के ढेर सारे साइड इफेक्ट आने लगे, स्वाद खत्म हो गया और ढेर सारे चखत्ते शरीर में पड़ने लगे। क्योंकि डॉक्टर द्विवेदी मेरे पारिवारिक हैं, मेरे शुभेच्छु हैं। फिर मैंने इनसे विमर्श किया। डॉक्टर मोतियानी जी ने इनसे बात की, जो मेरे पर्सनल फिजिशियन जैसे हैं, जैसे ये हैं, और मेरे विद्यार्थी भी वो रहे हैं। तो डॉक्टर पाटीदार से डॉक्टर द्विवेदी की बात हुई कि उनकी जो कीमोथेरेपी चल रही है उसके साथ क्या मैं होम्योपैथी दवाएं लूं। फोन पर दोनों लोगों की लंबी बात हुई और उस वार्ता में मैं वहां पर था, सुन रहा था सारी बातचीत। डॉक्टर पाटीदार ने इनसे पूछा कि होम्योपैथी दवाओं में कोई धातु होती है क्या, कोई मेटल है उसमें।
पूछा। डॉक्टर द्विवेदी जी ने कहा नहीं, होम्योपैथी दवाओं में कोई धातु नहीं होती, और अगर इस तरह से आप देखें तो दवा जितनी पावरफुल है उसमें मटेरियल कंटेंट लगभग नहीं के बराबर है, और ये नर्व के लेवल पर काम करती है। तो डॉक्टर पाटीदार ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप साथ साथ होम्योपैथी की दवा लेते रह सकते हैं। तो कीमोथेरेपी, होम्योपैथी, और उस दौरान मैंने ध्यान जब, तो मेरी दिनचर्या है, ध्यान जब और ज़्यादा मैंने करना शुरू किया, मेरे कमरे में निरंतर महामृत्युंजय जब 24 घंटे उसका कैसेट बजता रहा। कुछ साइंटिफिक, सो कॉल्ड साइंटिफिक बुद्धि के लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि मंत्रों से कैसे लोग ठीक हो जाते हैं। अगर महामृत्युंजय मंत्र में ये शक्ति न होती हील करने से की, तो हजारों साल से वो जिंदा न रहता, लोग उसको रिजेक्ट कर देते। मैं उनसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहूंगा कि पहले प्रयोग करके देखें, अगर उनको लाभ होता है तो मेरी तरफ से बिल्कुल वो ललकार के बोलें कि हाँ मैंने महामृत्युंजय का जप किया था और मैं शीघ्र में स्वस्थ हो गया हूँ। हनुमान चालीसा में नाशय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान विष्टान, त्वमाश्रितानां न विपन्ननानां, त्वमाश्रिताः शैतानं प्रयन्ति। निवेदन ये है, मैंने तो विज्ञान और गणित पढ़ा है, मैथमेटिक्स में हमारी पीएचडी है, बिना प्रयोग किए हुए आप चीजों को रिजेक्ट ना करिए। बिना प्रयोग किए हुए किसी भी चीज को रिजेक्ट करना यह भी कोई विज्ञान नहीं है, ये पश्चिम के प्रभाव का वैज्ञानिक अहंकार है। पहले आप प्रयोग करके देखिए। और पुनः उस बात को मैं दोहराना चाहूंगा कि हमें पैथीस की पवित्रता नहीं चाहिए, हमें तो एक इंटीग्रेटेड ऐसा अप्रोच चाहिए जो हमें शीघ्र कम पैसे पर स्वास्थ्य प्रदान कर दे, हम स्वस्थ हो जाएं। उसमें ध्यान, योग, यज्ञ, मंत्र, दवाएं, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, और मैं ये रिकमेंड करता हूँ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कि सारे विषय के विशेषज्ञों को अपने पैथीस की पवित्रता की बात छोड़ करके लोकहित में सोचना चाहिए। मैं देखता हूं कि ज्यादातर दवाइयों का बेस क्या है भाई, वनस्पतियां हैं, वो आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, और कुछ के मिनरल्स एंड मेटल्स एंड केमिकल्स हैं। सारी दवाइयां तो इन्हीं चीजों से बनी है ना, सबका बेस तो सेम है, सबका बेस सेम है, केवल तरीका अलग है। तरीका लोगों का अलग अलग है। अगर ये लोग साथ बैठ के चिंतन करेंगे तो शायद एक नई विधा भी विकसित होगी, इंटीग्रेटेड थेरेपी, होलिस्टिक थेरेपी, और मरीजों का अधिक कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस इंटीग्रेटेड थेरेपी के पक्ष में मैं अपना प्रबल अभिमत देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं एक वाकया बताना चाहता हूँ। 10 जनवरी 2023 को मुझे माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने का एक अवसर प्रदान हुआ था। उस समय मैं मेरी बेटी के ससुर, मतलब मेरे समधी जी होते हैं, उनसे मैंने फ़ोन लगाया। सर से भी उसके पहले मेरी बात हुई थी कि मैं राष्ट्रपति जी से बोलूँगा क्या बोलूँगा, मतलब क्या करना चाहिए। तो सर और उनकी दोनों की यही मंशा थी कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं बात करूं, मैं जनहित में बात करूं। तो मैंने माननीय राष्ट्रपति जी को एक लेटर दिया था, बंच ऑफ पेपर्स थे जिसमें 67 पेजेस था। 11 पेज का लेटर था और बाकी एनक्लोजर मिला करके 67 पेज का था। मैंने उनसे, माननीय महोदया से यही रिक्वेस्ट किया था कि ऐसी बीमारियां जो किसी एक चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो सकती हैं, उसके लिए क्यों न भारत ने अगुवाई करना चाहिए और होलिस्टिक ट्रीटमेंट का केंद्र बनाना चाहिए, जहां पे सभी विषय के विशेषज्ञ, सभी चिकित्सक एक साथ बैठे। और जैसे सिकल सेल एनीमिया है, थैलासीमिया है, अप्लास्टिक एनीमिया है, जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती जा रही है, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर द्विवेदी अनुमति दे देंगे। सिर्फ एक बात आप पूरी कर लें। देखिए, कैंसर बड़ी खतरनाक बीमारी नहीं है जी, क्योंकि कैंसर में हमारे पास फाइट बैक करने का टाइम है। अनेक ऐसी बीमारियां हैं जो आपको फाइट बैक करने का टाइम ही नहीं देती है, तुरंत खेल खत्म हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वही बात कर रहा था कि कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें केवल मरीज नहीं, उसका परिवार भी रोज मरता है। किसी पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि उसके छोटे से बच्चे को थैलासीमिया हो गया,
और उसको ये पता चल जाए कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो बच्चा तो बाद में मरेगा, पेरेंट्स तो रोज मरेगा। उसको ये पता है कि जिस बच्चे को पाल रहा है उसका इलाज नहीं है, वो किसी उम्र में जाकर के अचानक से मर जाएगा। किसी पेरेंट्स को ये पता चल जाए कि उसके बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाली बीमारी है, इस बच्चे का हमको शादी के पहले ब्लड जांच कराना चाहिए या शादी नहीं करनी चाहिए। जिसको ये पता चल जाएगा पेरेंट्स को कि उसके बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है, आप सोचिए उस पर क्या गुजरती होगी, उस पेरेंट्स पे क्या गुजरती होगी। मरीज को तो बाद में परेशानी होगी, पेरेंट्स को जिस दिन डायग्नोसिस होता है उसी दिन परेशानी हो जाती है। जिसको अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है या ALL हो जाता है या CLL हो जाता है या MDS बता दिया जाता है, डॉक्टर लोग बताते हैं कि आपको तो CLL हो गया, आपको तो ALL हो गया, या आपको तो अप्लास्टिक एनीमिया हो गया, या आपको तो MDS हो गया। आपका तो एकमात्र सॉल्यूशन है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट कोई बुखार उतारने की दवाई थोड़ी है कि हर कोई ले सकता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो बड़े बड़े शहरों में होते ही नहीं है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एकमात्र जिसका सॉल्यूशन है। उसके लिए हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कई सारे लोगों को फायदा हो रहा है, कई सारे लोग ट्रीटमेंट के बाद स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आज ये समय है, भारत अगर अगुवाई नहीं करेगा होलिस्टिक ट्रीटमेंट केंद्र की तो कौन करेगा। मैंने यही आदरणीय राष्ट्रपति जी से निवेदन किया था और उन्होंने सम्मान पूर्वक मेरी बात सुनी और लेटर को आगे फॉरवर्ड किया, जिसका प्रतिफल रहा कि 2023-24 का जो बजट था उसमें 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री जी ने सिकल सेल एनीमिया और एनीमिया से भारत जीत सकेगा ऐसा एक लक्ष्य रखा। 2047 के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि एक भी सिकल सेल का मरीज बच्चा पैदा न हो देश में। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे पास है जो इतना सोचता है सोसाइटी के लिए। तो हम बतौर चिकित्सक हमारा भी यही कर्म है कि हम सोसाइटी के भले के लिए बात करें। जैसा कि सर ने बोला कि सभी चिकित्सकों को एक साथ मिल करके ऐसी गंभीर बीमारियों के लिए एक रास्ता निकालना चाहिए, एक पथ प्रदर्शक के रूप में आना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो विशेष एपिसोड देख रहे हैं आप, ये हमको CCRH ने एक टॉपिक दिया है कि हमको चिकित्सक को, डॉक्टर्स को ये बताना है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे बेनिफिशियल हो सकता है लोगों के लिए। तो वो मैं विथ एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि जहाँ कैंसर से लोग नाम सुनते ही डर जाते हैं, फॉर कैंसर नो आंसर, ऐसा मैंने सुना है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा आंसर मिलता है। कई बार क्या होता है कि आंसर सामूहिक रूप से मिलता है, एक नहीं होता है, कई सारे होते हैं, जिसका एग्जाम्पल डॉक्टर PN मिश्रा जी हैं। तो ऐसा आप भी जीत सकते हैं। कोई सी भी बीमारी हो, आप थोड़ा सा हौसला रखिए और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। यदि आप बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, तो उस पर एक बार विश्वास करके तो विश्वास करके हमारे सामने साक्षात देवता रोज सुबह उगते हैं, जिसको हम सूर्य बोलते हैं। सूर्य को उगते हुए सूर्य को आप 1 लोटा या 1 गिलास जल तो दे करके देखिए और उनसे रिक्वेस्ट करके देखिए, वो आपको उनके जैसा तेज नहीं दे तो मुझे बोलिए आप। हमने तो करके देखा है, प्रयोग करके तो कम से कम बिल्कुल प्रयोग करके रिजेक्ट करने के पहले प्रयोग करिए। साइंस यही कहता है। आज से आप इस वीडियो के बाद से, इस वीडियो को देखने के बाद से आप नियमित सुबह सूर्य को 1 लोटा जल का अर्घ दे के देखिए या सूर्य मंत्र का जाप करके देखिए आपका दिन बदल जाएगा, आपका समय बदल जाएगा, आपके चेहरे पे वो तेज आ जाएगा जो डॉक्टर PN मिश्रा के चेहरे पे देख रहे हैं, जो 67 इयर्स के हैं, लगभग 68 इयर्स के हैं। और देखिए ये हंसी और ये चेहरे पे तेज है, ये यूं ही नहीं है दोस्तों। 68 इयर्स में आदमी बीमारी के बाद बहुत हार जाता है, लेकिन मैं प्रभु से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे ही इनको जिंदा रखें ताकि ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का हौसला बढ़ाते रहे। अतिशय धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सर।